हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस हमारी PT 365 इकोनॉमी की मैगजीन चल रही थी। चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम इंटरप्राइजेज, अभी के गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस अप्रूव किए हैं टू द ऑपरेशनल गाइडलाइंस ऑफ द इंटर सबवेंशन स्कीम टू प्रोवाइड अ फिलिप टू द सेक्टर। MSME सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस अप्रूव किए हैं। जो इंटर सबवेंशन स्कीम है उसमें क्या करेंगे, वो ज़्यादा इंटर सबवेंशन प्रोवाइड करेगी। पढ़ लेते हैं। जो इंटर सबवेंशन स्कीम है ये 2018 में लॉन्च की थी। इसमें क्या, जो 2% इंटर सबवेंशन देते थे वो फ्रेश और इंक्रीमेंटल लोन्स पे फॉर ऑल द GST रजिस्टर्ड MSMEs हैविंग द वैलिड उद्योग आधार नंबर। जो भी SMSEs होल्डर हैं जिनके पास उद्योग आधार नंबर है और जो भी GST रजिस्टर्ड है, उन्हें क्या करते थे, उनके लोन्स में क्या करते थे, 2% इंटरेस्ट की छूट देते थे। अगर उन्हें 10% इंटरेस्ट रेट में लोन मिला तो उन्हें 2% की छूट देते थे, मतलब कि 8% में वो लोन देते थे। इससे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसका मेन एम ये है कि ताकि जो हम मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस एंटरप्राइज है उनको एनकरेज कर सकें, हम उनकी प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड करके क्या कर सकें, उनको हेल्प कर सके ताकि वो इकोनॉमी में फॉर्मलाइजेशन हो सके और हमारे जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है उनके रिड्यूस कर सकें। ये स्कीम जो वैलिड थी वो मेनली 2 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए थी, फाइनेंशियल ईयर 2019 और 2020 के लिए। जो SIDBI है साथ में दैट इज स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसकी नेशनल लेवल नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इस स्कीम की। ठीक है, जरा बैकग्राउंड देख लेते हैं MSME सेक्टर का। तो ये सेक्टर हम बता देते हैं 45% कंट्रीब्यूट करता है मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट पे, और जबकि 40% से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स ही MSME सेक्टर करता है और 28% ऑफ GDP में इसका योगदान है। MSME सेक्टर को बहुत दो कैपिटल चाहिए होती है टू स्टार्ट द बिजनेस, लेकिन ये ह्यूज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। देखा जाए तो अभी भी 111 मिलियन पीपल क्या है MSME सेक्टर वजह से क्या है एम्प्लॉयड है, विच इन टर्न ऑफ द वॉल्यूम स्टैंड नेक्स्ट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर की नो डाउट GDP कम हो, लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट कम से कम अबव द 50% लोगों को क्या करता है, एम्प्लॉयड कर रहा है। देख लेते हैं जो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं माइक्रो स्मॉल और मीडियम। माइक्रो इंडस्ट्री हम उनको बोलते हैं जिनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है लेस देन 50 लाख होती है, 25 लाख होती है, और जबकि जो टर्नओवर होता है उनका वो अप टू ₹10 लाख होता है। स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका जो इन्वेस्टमेंट होती है 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक की होती है, जबकि जो इक्विपमेंट में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक के बीच में करते हैं। मीडियम इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होती है, और जबकि वो इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 2 करोड़ से 5 करोड़ तक करते हैं। ठीक है, अब जो रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। अभी क्या है, एक रिपोर्ट हुई है जो एक्सपर्ट कमेटी ऑन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो कि UK सिन्हा जी के अंदर बैठी थी, उन्होंने क्या किया, अभी रिलीज़ करी है बाय द RBI, चेंज करी है MSME की डेफिनेशन अभी चेंज किया है। इन्होंने क्या किया, जो करंटली जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड और टर्नओवर बेस्ड डेफिनेशन उसे क्या करा है, चेंज है। इट वुड भी, इससे क्या होएगा, जो और लोग हैं ना वो भी MSME सेक्टर का फ़ायदा उठा सकेंगे। ठीक है, इट वुड बी मोर ट्रांसपेरेंट, अब इससे ट्रांसपेरेंट होगी, हमारा प्रोग्रेसिव, ईजियर टू इम्प्लीमेंट। इट विल ऑल्सो रिमूव द बायस टुवार्ड द मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज इन द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन। इससे न्यू गाइडलाइंस क्या करेंगी, तो इजीली आप सेटलमेंट कर सकोगे क्लेम्स और रिक्वायरमेंट ऑफ द उद्योग आधार नंबर। ट्रेडिंग एक्टिविटीज विदाउट द उद्योग आधार कार्ड हैव बीन द मेड एलिजिबल। पहले क्या आपने देखा कि उन लोगों हम लोन नहीं देते थे जिन लोगों के पास क्या है उद्योग आधार कार्ड नंबर नहीं है, लेकिन अब क्या है, जिन लोगों के पास UAN नहीं है उन्हें भी क्या है एलिजिबल कर दिया। ठीक है, तो ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन देख लें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, वो 3 नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन्स को क्या करेगा, सेटअप करेगा। कहाँ पे, एक तो आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में, तेलंगाना में करेगा सांगारेड्डी में, और उड़ीसा में करेगा कालीगंगा नगर में। अब जरा देख लेते हैं जो नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन है क्या। देखो ये क्या करेगा, जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हैं उन्हें इंटीग्रेट करेगा। ठीक है, हम बहुत अच्छे से क्या करेंगे, टाउनशिप वहाँ पे डेवलप करेंगे, जिसमें क्या हम बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, जो लैंड को यूज़ करेंगे उसमें कुछ जोन्स बनाएंगे, क्लीन एंड एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, नेसेसरी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोवाइड करेंगे, स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटीज एक्सेट्रा, ताकि हम जो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं उन्हें क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें। अभी क्या हम देखेंगे, जो 30% ऑफ द टोटल लैंड एरिया हम उसे यूटिलाइज करेंगे फॉर द लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। जो भी लैंड, ये हम इस जोन के लिए जो हम भी लैंड यूज़ करेंगे वो मेनली हम वेस्ट इनफर्टाइल लैंड लेंगे। ये नहीं भी कोई भी कल्टीवेटर लैंड ले लिया या फिर कोई भी हमने जानबूझ किसी का डिफोरेस्टेशन नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो वेस्ट इनफर्टाइल लैंड है उसी लैंड को हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाने में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑन द रिसिप्ट जब ये फाइनली अप्रूव हो जाएगा तो नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन ये डिक्लेयर कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा एज इन द इंडस्ट्रियल टाउनशिप अंडर द आर्टिकल 243Q1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सारे एक्सटर्नल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लिंकेज प्रोवाइड करेगी टू NIMZ, जैसे रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट या टेलीकॉम। ये सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कौन प्रोवाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ताकि जो है इन मैन्युफैक्चरिंग जोन्स को क्या कर सके, हम मार्केट से क्या करेंगे, कनेक्ट कर सकें। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को कॉन्स्टिट्यूट करेगी ताकि अच्छे से जो फंक्शन है वो हम अच्छे से अपने डिस्चार्ज कर सकें। जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है वो स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करेगा किस तरह से हम इस जोन को डेवलपमेंट कर सकें और किस तरह से इसको सेल्फ रेगुलेशन कर सके टू सर्व द पर्पस ऑफ द पॉलिसी। जो DPIIT है वो इसकी नोडल एजेंसी है किसकी, नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन की। अब जरा देख लेते हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन और नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन है इसके अंदर क्या डिफरेंस है।
ओरिजिन देख लेते हैं, ये अंडर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंडर है, जबकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन अंडर स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005 के अंडर है। मिनिमम एरिया जो चाहिए इसका 5000 हेक्टेयर चाहिए, जबकि इसका जो मिनिमम हेक्टर होता है 10 से 1000 हेक्टर होता है। मैक्सिमम एरिया का कोई स्पेसिफिक नहीं है, जबकि इसका है 5000 हेक्टर। इनकम टैक्स एग्जाम्पशन देखा जाए तो नेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को इनकम टैक्स से एग्जाम्प्ट करते हैं, जबकि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो पहले 5 साल के लिए 100% टैक्स एग्जाम करते हैं और अगले 5 सालों के लिए 50% टैक्स माफ़ी करते हैं। अगर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट देखा जाए तो आपको स्टेट गवर्नमेंट से इस केस में लेना होगा, लेकिन जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है यहाँ से आपको जो इम्पैक्ट असेसमेंट है वो आपको प्रोजेक्ट डेवलपर से लेना होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं। इंडिया बिकम सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर ऑफ द क्रूड जोन। अभी क्या है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन डाटा के अनुसार हमने देखने को मिला है जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन चुका है आफ्टर द चाइना। इसका मतलब क्या है कि इसने रिप्लेस कर दिया जापान को। इंडिया जो है 2018 में जो इंडिया का जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन है वो 109.3 मिलियन टन है, 7.7% इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 101.5 मिलियन टन इन द 2017। स्टील का डीरेगुलेटेड सेक्टर है, इसका मतलब जो गवर्नमेंट है वो कोई भी एनुअल टारगेट सेट नहीं करती है फॉर स्टील प्रोडक्शन। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इशूज द स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी। अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने कुछ गाइडलाइंस रखी हैं कि किस तरह से जो आप स्टील का स्क्रैप है उसे रिसाइकिल कर सको। इससे क्या हम स्टैंडर्ड गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे किस तरह से जो हम स्टील स्क्रैप है उसको कलेक्ट करेंगे, डिसमेंटल करेंगे और उसे क्या करेंगे, जो एक्टिविटीज़ में हम यूज़ करेंगे ऑर्गेनाइज वे में, सेफ वे में और एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैनर में। ये पॉलिसी क्या करेगी, एक हमें प्रमोट करेगी कि किस तरह से हम जो मेटल स्क्रैपिंग सेंटर्स हैं इंडिया में उनको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। फेरस स्क्रैप है जो मेनली रॉ मटेरियल यूज़ होता है किसमें, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस और इंडक्शन फर्नेसेस में। ठीक है, दिस विल इंश्योर साइंटिफिक प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ द फेरस स्क्रैप जनरेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। इससे क्या होगा, जो डिफरेंट जगह से जो फेरस स्क्रैप हमसे निकलती है उसे हम अच्छे यूज़ में क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। इससे क्या होएगा, जो हमारा टारगेट है 2030 का कि हम जो स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी है 300 मिलियन टन उसे हम पूरी कर सकते हैं अंडर द नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 थ्रू कंट्रीब्यूशन ऑफ द $35 to $40 फ्रॉम इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस एंड द इंडक्शन फर्नेस रूम। अब देखो, जो हम स्टील प्रोडक्शन करते हैं प्रोसेस मेनली 3 प्रोसेसेस हैं। ब्लास्ट फर्नेस उसे बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और इंडक्शन फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द जो मेजर स्टील प्रोड्यूसर्स हैं वो मेनली इसी प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में क्या करते हैं, जो मेनली जो आयरन और उसको कन्वर्ट करते हैं हॉट मेटल में, ठीक है, उसके अंदर प्रोसेस लिक्विड स्टेज को स्टील में कन्वर्ट करके। इलेक्ट्रिक एयर फर्नेस में क्या करते हैं, हम सीधा जो 100% स्क्रैप है एज अ रॉ मटेरियल उसे यूज़ करते हैं, उसमें लाइम और डोलोमाइट को मिक्स करते हैं। इसमें क्या होता है, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत कम होती है टू मेक द स्टील व्हेन कंपेयर्ड विद द प्राइमरी स्टील मेकिंग यूजिंग आयरन। अभी इंडक्शन फर्नेस है, सबसे यूजली जो इनिशियली इसको यूज़ करते थे मेनली मेल्टिंग ऑफ द स्टेनलेस स्टील स्क्रैप, लेकिन मिड 18 से क्या है, इसे हम स्टील बनाने में भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये जो है कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टील की रिफाइनिंग है इसमें क्या है, कमी आती है। ठीक है, अगली ये स्टार्ट करते हैं स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग स्कीम। ये जो मॉनिटरिंग स्कीम है किसने स्टार्ट करी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्टार्ट करी। किसके साथ मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के साथ मिलकर डेवलप करी है। किस पैटर्न पर, यूएस स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस की सिस्टम से मिलकर इस पैटर्न पर तैयार करी। किसने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने। इसमें क्या है, हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि गवर्नमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा स्टील इंपोर्ट्स के बारे में और स्टील इंडस्ट्री के बारे में, स्टेक होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा और कंज्यूमर्स को भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। एक तरह का सिंगल एसेस पॉइंट है जहाँ पे एक्सपोर्टर्स को सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कहाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की और सारी एजेंसीज को भी। इससे क्या होगा, हम अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे ताकि जो स्टील या आयरन का जो इंपोर्ट हो रहा है उसकी डंपिंग से हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। पर वो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने क्या करी, डेवलप करी इन पार्टनरशिप द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और जेपीसी के साथ मिलकर क्या करा, लॉन्च किया। इसमें ये क्या है, जो हमारा स्टील हब्स है मेनली 5 जो स्टेट्स हैं जो स्टील हब्स हैं उन्हें हम इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज द ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश। इसमें क्या होगा, इससे क्या होगा, हम जो अपनी ओवरऑल कम्पिटिटिवनेस है उसको इंप्रूव कर सकते हैं और हमारा जो स्टील का प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट भी हम इंप्रूव कर सकते हैं और क्वालिटी भी इंप्रूव कर सकते हैं। जो ज्वाइंट प्लांट कमेटी है वो ओनली इंस्टीट्यूशन है कंट्री में जो क्या करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील को क्या करती है, एम्पावर करती है, जो भी सारा डाटा है उसको कलेक्ट करती है ऑन द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अभी जो नेशनल स्टील पॉलिसी है 2017 का, उसमें गवर्नमेंट का एम यही है कि हम स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी को 2030 से 31 300 मिलियन टन क्या करें, बढ़ाइए। हमने अभी भी पढ़ा, देखो इसमें भी पढ़ा है कि हमारा जो नेशनल स्टील पॉलिसी के अंडर 300 मिलियन टन का क्या है टारगेट है स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी का, जबकि जो हमारा अभी जो अब और 5 जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उससे हमारा टारगेट कितना है कि अकेला 200 मिलियन टन तो टारगेट हमारा कितना है, जो ईस्ट में जो 5 स्टेट्स हैं उसी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टेलीकॉम सेक्टर, डिस्ट्रेस इन द टेलीकॉम सेक्टर। अभी आपको ये न्यूज़ में भी देखने पर मिला होगा कि टेलीकॉम सेक्टर किस तरह से फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्या है झेल रहा है।
इंडिया के करंटली क्या है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है। यहाँ पे जो इंडिया में जो यूज़ करते हैं लोग मोबाइल, वो कितने सब्सक्राइबर हैं, 1189.28 मिलियन यूज़र है। जिसमें से जो लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं वो 1168.32 मिलियन है, जबकि जो लैंडलाइन फ़ोन यूज़ करते हैं वो 20.96 मिलियन है। अब देख लो जो टेली कम्युनिकेशन जो डेंसिटी है हमारी कंट्री में वो 90.3% है, जिसमें जो रूरल डेंसिटी है वो 57.01% है, और जबकि अर्बन जो डेंसिटी है वो हमारी 160.87% है। अब ये देख लो इतने सारी अचीवमेंट होने के बाद जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है वो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है उसे फेस कर रहा है, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है उससे जिनकी सिचुएशन क्या और बुरी हो गई है। अभी क्या डिस्प्यूट चल रहा था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और टेलीकॉम कंपनीज में, किसको लेके, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को लेके। इसमें क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो गवर्नमेंट की फेवर में दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के फेवर में दिया है, जिसमें क्या है जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उन्हें जो एडिशनल ड्यूज हैं उन्हें पे करने पड़ेंगे, कितने 1.3 लाख करोड़ के उन्हें पे करने पड़ेंगे। एक कमेटी थी राजीव गौबा के अंदर बैठी थी, उन्होंने सेटअप टू हेल्प था ताकि वो टेलीकॉम सेक्टर को हेल्प कर सकें, तो एक कमेटी राजीव गौबा जी के अंदर बैठी थी। अब चैलेंजेस क्या क्या फेस किए जा रहे हैं इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के द्वारा, तारीफ वॉर, लो लेवल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, लार्ज एक्यूमुलेटेड डेब्ट्स, लिमिटेड स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी, इंपोर्ट डिपेंडेंस, हाई रेगुलेटेड ड्यूज एंड हाई टैक्सेस। ये कुछ चैलेंजेस है जो टेलीकॉम सेक्टर क्या है हमारा फेस कर रहा है। अब जरा देख लेते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की डेफिनेशन को बताया है एज स्टिपुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। मतलब कि देखो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और जो टेलीकॉम कंपनी था दोनों क्या है अलग अलग डेफिनेशन बता रहे हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने है उसने क्या कह रहा है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है उससे वो क्या किया सही बताया। इसमें क्या है जो टेलीकॉम कंपनी को कम से कम जो 1.47 लाख करोड़ क्या है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पे करना पड़ेगा 24 जनवरी 2020 तक। टेलीकॉम सेक्टर को आपको पता है 1994 में उसको लिबरलाइज कर दिया था अंडर द नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी, आफ्टर विच जो लाइसेंस है उन्हें इशू कर दिया था टू कंपनीज इन रिटर्न ऑफ द फिक्स लाइसेंस। मतलब कि आप लाइसेंस फीस भरो उसके बाद क्या आपको लाइसेंस मिल जाएंगे। अब क्या है इतनी जो स्टीप फिक्स्ड लाइसेंस हर साल जो उन्हें ये फिक्स लाइसेंस फीस भरनी पड़ी थी उससे रिलीफ देने के लिए क्या है गवर्नमेंट ने 1990 में उसे बोल दिया, एक ऑप्शन दे दिया कि चलो ठीक है आप एक काम करो, जो आपकी फिक्स लाइसेंस फीस है वो मत भरा करो, अपना जो रेवेन्यू है वो शेयर कर लिया करो। रेवेन्यू शेयरिंग फी मॉडल लेके आया। इसमें क्या है जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उन्हें क्या एक लाइसेंस फीस तो भरनी होती थी, साथ में जो स्पेक्ट्रम चार्जेस होते हैं, स्पेक्ट्रम चार्जेस मतलब कि जहाँ से आपके सिग्नल्स आपके फ़ोन में आते हैं उन स्पेक्ट्रम चार्जेस को है वो क्या करते थे उन चार्जेस को पे करते थे इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू शेयर। मतलब सेंटर को क्या करते थे रेवेन्यू शेयर मॉडल में दो तरह के चार्जेस देते थे, एक तो लाइसेंस फीस प्लस स्पेक्ट्रम चार्जेस वो देते थे। ठीक है, द रेवेन्यू अमाउंट यूज टू कैलकुलेट दिस रेवेन्यू शेयर इज टर्म्ड एज एडजस्टेड ग्रो रेवेन्यू। इसको क्या बोलते थे एडजस्टेड ग्रो रेवेन्यू, दैट इज द रेवेन्यू शेयर स्पेक्ट्रम चार्जेस प्लस जो वो लाइसेंस फी करते थे उन दोनों को मिला के क्या बोलते थे एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग क्या जो कैलकुलेशन जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में होती है वो सारी की सारी कैलकुलेशन है जो कि नॉन टेलीकॉम सोर्सेज से भी आती हैं, जैसे डिपॉजिट, इंटरेस्ट और सेल एसेट। लेकिन जो टेलीकम्युनिकेशन बोल रहे हैं कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में सिर्फ आप वही रेवेन्यू गिनो ना जो सिर्फ टेलीकॉम सर्विसेज से आती हैं, आप जो नॉन टेलीकॉम रेवेन्यूज आप क्यों गिन रहे हो। तो यही दोनों में क्या था डिफरेंसेस थे, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के फेवर में क्या किया है अपना जजमेंट दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। अभी नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन क्या है, देखो इसका विज़न यही है कि जो हमारा जो डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसकी ग्रोथ को क्या करें फास्ट ट्रैक करें, और जो डिजिटल डिवाइड है उन्हें ब्रिज करें। डिजिटल डिवाइड का मतलब कि अर्बन एरियाज़ में डिजिटली बहुत ज़्यादा लोग इंडल्ज हैं और जबकि रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा लोग पीछे हैं, तो ये जो बीच में जो गैप है उससे ब्रिज कर सकें हम। जो डिजिटल एम्पावरमेंट और इंक्लूजन है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को डिजिटली क्या कर सकें इंक्लूड कर सकें, और हमें क्या करना है यूनिवर्सलाइजेशन असेस करना है ब्रॉडबैंड को, और अफोर्डेबल वे में हमें लोगों को प्रोवाइड करना है, यूनिवर्सल असेस देना है। मिशन किसका पार्ट है, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 का ये पार्ट है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का, देखो इसका मिशन यही है कि इसका 3 प्रिंसिपल है। यूनिवर्सलिटी मतलब कि हर एक बंदे को ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए। अफोर्डेबिलिटी मतलब कि हमें कम कॉस्ट में सब पे प्रोवाइड करना है और अच्छी क्वालिटी देना है। ये नहीं कि 6-7 MB कहने को दे दो और IM kbps की स्पीड भी। ठीक है, हमें ये 3 प्रिंसिपल पे काम करना है, यूनिवर्सिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी। ऑब्जेक्टिव यही है कि हम 2022 तक हर एक विलेजेस को ब्रॉडबैंड एक्सेस दे सकें। हम एक ब्रॉडबैंड रेडी इंडेक्स डेवलप करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि स्टेट और यूटीज़ में कितना जो डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है या क्या उसकी हालात ये करेंगे। हम एक डिजिटल फाइबर मैप क्रिएट करेंगे ऑफ द डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री। के फोन क्या देखो नाम से पता लेना, के का मतलब केरला याद रखना। ठीक है, ये केरला गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। इसमें यही है कि जो केरला गवर्नमेंट है वो फ्री हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेगी ओवर
20 लाख BPL फैमिलीज़ को, ठीक है, अपनी केरला में 20 लाख जो BPL फैमिलीज़ है उनको क्या करेगी, फ्री हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। इससे क्या होएगा, स्टेट वाइड वो पहले ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को क्या करेगी, लिंक करेगी हाउसेज एंड ऑफिस से। आगे बढ़ते हैं, DCC अप्रूव स्पेक्ट्रम ऑक्शन प्लान। अभी के जो डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन है उसने जो रिकमेंडेशन है उनको एक्सेप्ट कर लिया, जो कि किसके द्वारा बनाई गई थी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसे जो DCC है उसने क्या करी, एक्सेप्ट कर लिया। मोरो न्यूज़ देख लेते हैं। अभी क्या है, 83 मेगाहर्ट्ज़ ऑफ स्पेक्ट्रम क्या ऑप्शन होगा, नीलामी होएगी और $5.323 ट्रिलियन के मतलब कि इतने अमाउंट की ऑप्शन होएगा। स्पेक्ट्रम का कितना, 8300 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम है, कॉस्ट इसके $5.23 ट्रिलियन, ठीक है। इसमें क्या ऑप्शन होएगा, इसके अंदर जो टोटल स्पेक्ट्रम अवेलेबल है इसमें जो 6050 जो मेगाहर्ट्ज़ है वो 5G नेटवर्क के लिए अवेलेबल है, और जबकि जो गवर्नमेंट ने जो बचा हुआ है उसे अपनी BSNL और रेलवे के लिए भी अलग से रख लिया। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज है वो कहीं ना कहीं इसकी सेल में क्या डाउट दिखा रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो रिजर्व प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। स्पेक्ट्रम ऑप्शन देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, स्पेक्ट्रम ऑप्शन में क्या है, एक तरह से नीलामी होएगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, जो अपने जो सिग्नल्स है उसे ट्रांसमिट कर देगी ओवर द स्पेसिफाइड बैंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड टू असाइन स्कार्स स्पेक्ट्रम सोर्सिंग। अब जो DCC है वो एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है किसकी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की, जो रिस्पॉन्सिबल है सारी की जो गाइडलाइंस होती हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन उनको फॉर्मुलेट करती हैं, प्रिपेयर करती हैं। बजट किसका, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, फॉर ईच एंड फाइनेंशियल ईयर एंड गेटिंग, और फिर उसको अप्रूव करती है गवर्नमेंट से, और क्या करती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करती है। ऑल द मैटर्स कंसर्निंग द, जो भी टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस होती हैं गवर्नमेंट की उन्हें क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। एक तरह से ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हाल देख लेते हैं। हार्मोनाइज कोड देते हैं HS कोड। अभी ये खादी को क्या है, अभी HS कोड दे दिया, मतलब कि हार्मोनाइज सिस्टम कोड दे दिया, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने दे दिया। अभी क्या, अभी तक खादी को HS कोड नहीं मिला था, जिस वजह से क्या कहीं ना कहीं जो इसका एक्सपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं वो जो इसका पोटेंशियल है वो अपना अचीव नहीं कर पा रही थी। अब इसका HS कोड देने से क्या है, खादी का जो हमारा एक्सपोर्ट है वो अच्छे से बढ़ेगा, ठीक है। अब HS कोड के हार्मोनाइज सिस्टम जो है 6 डिजिट आइडेंटिफिकेशन कोड है, किसके द्वारा डेवलप किया जाता है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि हार्मोनाइज सिस्टम 6 डिजिट का कोड होता है, और कौन डेवलप करता है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, डेवलप करता है। इससे क्या होता है, जो कंट्रीज़ हैं वो अपने गुड्स को क्या कर सकती हैं, ट्रेड कर सकती हैं ऑन अ कॉमन बेसिस ऑफ द कस्टम प्रपोजल। अब ये कस्टम ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इस कोड को यूज़ करती हैं ताकि हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल जो मतलब कि और बॉर्डर्स के क्या है अपने गुड को क्या कर सकें, ट्रेड कर सकें। इंडिया के बाद 8 डिजिट का इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन कोड है, बेस्ड ऑन द हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ द कोड, ठीक है। जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन वो है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जिसका मिशन यही है कि किस तरह से आप जो कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या कर सको, बढ़ा। गाइस ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। जरा देख लेते हैं, नो इम्पोर्टेंट अदर कैटेगरीज विदाउट HSN कोड। देखो क्या है, जो भी प्रोडक्ट ट्रेड होता है उसके पास क्या होता है, HSN कोड होता है, दैट इज द हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड होता है, ठीक है। लेकिन कई गुड्स होते हैं जो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी होते हैं, उनके HSN कोड नहीं होता, उन गुड्स को हम क्या लगता है, अलग कैटेगरी में रखते हैं, अदर कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने क्या कर रखा है, जो अदर कैटेगरी में जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे क्या करके हाई ड्यूटी इम्पोज कर रखी है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स एक अदर्स कैटेगरी में आता है। अब क्या इम्पोर्टेंस हुआ है, अगर ऐसा इंपोर्टेंस को क्या करना पड़ता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से HSN कोड क्या करना है, अप्रोच करते हैं, क्योंकि विद इन 30 डेज फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। नहीं समझ में, एक बार हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ इंपोर्टर्स विल हैव टू अप्रोच मिनिस्ट्री टू सीक HSN कोड विद इन 30 डेज फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड। दिस मेजर, इस वजह से क्या होगा, हम गवर्नमेंट क्या कर सकेगी, हेल्प करेगी, ताकि जो हमारे कंट्री में जो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सर्विसेज हैं, वो हमारी कंट्री में इंपोर्ट ना हो, ठीक है। तो यही है कि हमने ये जो नो इम्पोर्ट्स इन अदर कैटेगरीज विदाउट HSN कोड का क्यों, कि मतलब कि जिन गुड्स के बाद HSN कोड नहीं होगा उनका इंपोर्ट नहीं होगा, ये बात सीधी है। और अगर आपने इंपोर्ट कराना तो पहले आपको मिनिस्ट्री से क्या करने पड़ेगा, HSN कोड की क्या करने की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। आप मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो आपको HSN कोड इशू करेगी, उसी के बाद क्या कर सकते हो, आप अपना माल भेज सकते हो। और अगर आपको प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड कैटेगरी का होगा, इसका मतलब आपको HSN कोड इशू ही नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल। अभी जो कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स ने, उसने क्या करा, रिसेंटली अप्रूव किया कि नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को सेटअप करेगी, जिसकी कॉस्ट की है 1480 करोड़। अब टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होता है, देखो हम पहले टेक्निकल टेक्सटाइल को देख लेते हैं, वो है क्या। देखो ये टेक्सटाइल ही होते हैं, लेकिन इनका जो यूज़ होता है वो अलग होता है, मतलब कि इन प्रोडक्ट्स को मेनली टेक्निकल परफॉर्मेंस या फंक्शनल परफॉर्मेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, अदर देन जो एस्थेटिक या डेकोरेटिव करेक्टरिस्टिक। हम जरा एक बार देख लेते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स होती क्या है, फिर आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। देखो अगर हम मेडिकल में देखा जाए, एक सेकेंड गाइस,
हाँ चलो कोई ना। मेडिकल में देखा जाए जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, जैसे डाइपर्स बनाने में, सैनिटरी नैपकिन बनाने में, कॉन्टैक्ट लेंस, आर्टिफिशियल इम्प्लांट, इन सब बनाने में यूज़ होते हैं, नैनो बैग, जूट सैक्स, ये सब। ठीक है, अगर हम मोबाइल टेक कंपनी में देखा जाए तो एयर बैग्स यूज़ करने में, हेलमेट्स यूज़ करने बनाने में, ठीक है, एयरलाइन डिस्पोजेबल नाइलॉन टाइप कोट्स, ये सब टेक्निकल टेक्सटाइल का यहाँ यूज़ होता है। और अगर हम ओक्योटेक कंपनी में देखा जाए तो वेस्ट डिस्पोजल या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी मटेरियल यूज़ होते हैं, स्पोर्ट्स के जो नेट होते हैं, आर्टिफिशियल टर्फ होते हैं, पैराशूट फैब्रिक्स होते हैं, ठीक है, या फिर स्विम वियर होते हैं, ये सारे के सारे टेक्निकल टेक्सटाइल से बनते हैं। ठीक है, तो आप देखो, अब आपको पता चल जाएगा जो नॉर्मल जो आप कपड़ा है और जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स में क्या डिफरेंस है। अब हम चला न्यूज़ पे चलते हैं वापस। ठीक है, तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या है, मैंने आपको बता दिया। जो टेक्सटाइल मटेरियल जो एंड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर प्राइमली वो किससे यूज़ होते हैं, मैन्युफैक्चर क्यों होते हैं, फॉर टेक्निकल परफॉर्मेंस एंड द फंक्शनल प्रॉपर्टीज रेदर देन एस्थेटिक और डेकोरेटिव। अदर टर्म्स यूज फॉर द टेक्निकल टेक्सटाइल यूज, इसको इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल भी बोलते हैं, फंक्शनल टेक्सटाइल भी बोलते हैं, परफॉर्मेंस टेक्सटाइल भी बोलते हैं, इंजीनियर टेक्सटाइल भी बोलते हैं, इनविजिबल टेक्सटाइल या हाई टेक्स टेक्सटाइल भी बोलते हैं। ये अलग से 12 मेजर सेगमेंट्स में क्या हुआ है, बंटा हुआ है, कैटेगराइज हुआ है। एडवांटेजेस क्या है, ऑफकोर्स इसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, हेल्थ और सेफ्टी के लिए यूज़ होता है मेनली। ठीक है, जैसे एयर बैग्स वो मेनली आपकी सेफ्टी के लिए यूज़ होता है। इनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है, ड्यूरेबल होता है, इनकी स्ट्रेंथ हाई होती है, लाइट वेट होता है, वर्सेटिलिटी, कस्टमाइजेशन, यूजर फ्रेंडलीनेस, इको फ्रेंडलीनेस, लॉजिस्टिकल कन्वीनियंस, ये इनके कुछ एडवांटेजेस हैं। ये क्या है, they are either used individually or as a component part of another product to enhance its functional properties। मतलब या तो देखो जो टेक्निकल टेक्सटाइल है वो इंडिविजुअली भी यूज़ हो सकता है, नहीं तो किसी भी प्रोडक्ट के साथ यूज़ हो सकता है, ताकि हम किसी उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को बढ़ा सकें। दे आर नॉट अ सिंगल कोहेरेंट इंडस्ट्री एंड मार्केट सेगमेंट। ये बहुत डाइवर्स है, हमने अभी देख लिया कितनी तरह से डिवाइड है, ये बहुत डाइवर्स सेक्टर है। ये डाइवर्स इंडस्ट्रीज में यूज़ हो सकते हैं, मतलब एरोस्पेस इंडस्ट्री से लेकर रेलवेज में यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, एंड इज डेवलपिंग इन अदर इंडस्ट्री। और भी इंडस्ट्री में ये डेवलप हो रहा है क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांस की वजह से। अभी जो इंडिया का टेक्निकल टेक्सटाइल है वो 6% कॉन्स्टिट्यूट करता है, मतलब ये जो ग्लोबली जो टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट है वो $250 बिलियन की है, और जो इंडिया इसमें 6% क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है। अभी क्या जो इंडिया में जो टेक्निकल टेक्सटाइल का जो पेनिट्रेशन लेवल है वो 5 to 10% है, जबकि जो ग्लोबली जो डेवलप कंट्री में कितना 30% to 70% है। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं जो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन क्या है। इसका एम यही है ताकि टेक्निकल टेक्सटाइल में हम इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बना सकें और इसका डोमेस्टिक यूज़ भी हम बढ़ा सकें। ठीक है, इसमें क्या है, हम अपनी जो डोमेस्टिक मार्केट को हम चाहते हैं $40 to $50 बिलियन तक 2024 तक लेके जा सके, जो अभी $16 बिलियन में है। मिशन डायरेक्टरेट विल बी ऑपरेशनल इन द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट श्योर ये लॉन्च किया गया था यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा, साथ में क्लोथिंग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और साथ में यूनाइटेड नेशन इन इंडिया एंड IMG रिलायंस। 4 लोगों ने, इनको 4 ऑर्गेनाइजेशन ने इसे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। आपको पता होना चाहिए, टेक्सटाइल मिनिस्टर, CMAI, यूनाइटेड नेशन एंड द IMG रिलायंस। तो प्रोजेक्ट CO का मतलब होता है ये इंडियन अपैरल इंडस्ट्रियल लार्जेस्ट कमिटमेंट है ताकि हम सस्टेनेबल फैशन की तरफ क्या मूव हो। श्योर स्टैंड फॉर द सस्टेनेबल रिजोल्यूशन, ताकि हम क्या क्लीन एनवायरनमेंट के को कंट्रीब्यूट कर सकें। इसका एम यही है ताकि हम जो UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 में कंट्रीब्यूट कर सकें, स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 फॉर रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड द प्रोडक्शन। इससे क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, जो कंज्यूमर की नीड्स है उन्हें एड्रेस कर सकेंगे, और साथ में जो हमारे एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस है उन्हें भी क्या कर सकते हैं, डील कर सकेंगे एंड एंगेज इन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। आगे बढ़ते हैं। मैंडेटरी पैकेजिंग इन जूट मटेरियल। अभी क्या है, जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये बोल दिया है कि जो फूड ग्रेन्स और जो शुगर की जो आप क्या करते हो, पैकेजिंग करते हो, उसको आपने मैंडेटरी जूट पैकेज में ही क्या करना है, पैक करना है। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया, गवर्नमेंट ने ये जो रूल लेके आया वो किसके अंडर लेके आया, जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1980 से। अब जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट को इसलिए इनेक्ट किया ताकि जो जूट सेक्टर को हम प्रोटेक्शन दे सकें अगेंस्ट द प्लास्टिक पैकेजिंग सेक्टर। इसमें गवर्नमेंट ने क्या मैंडेट किया, जो 100% ऑफ फूड ग्रेन्स है वो आपको जूट बैग में क्या करनी होगी, पैक करनी होगी, जबकि जो 20% शुगर आपको जूट बैग में क्या करनी होगी, पैक करनी होगी। नो डाउट जो जूट बैग्स हैं वो महंगे होते हैं। ठीक है, अगर आपने शुगर इंडस्ट्री के बारे में भी पढ़ा होगा, मैंने मंथली करंट अफेयर्स में पढ़ा था, तो उसमें यही था कि जो शुगर इंडस्ट्री कहीं ना कहीं वो इस एक चैलेंज से भी झेल रही है कि उनको अपने जो प्रोडक्ट्स हैं जूट बैग में क्या करने होते हैं, स्टोर करने पड़ते हैं, और जिस वजह से जो उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। आगे बढ़ जाए तो पश्मीना प्रोडक्ट्स रिसीव द BIS सर्टिफिकेशन। ये अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। अभी के जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने क्या किया है, पश्मीना प्रोडक्ट को उसकी प्योरिटी के सर्टिफाई के लिए उसको BIS सर्टिफाई कर दिया। जो पश्मीनी गोट है वो स्पेशल ब्रीड है, जो गोट की जो लद्दाख से है। ठीक है, इनको हम पालते हैं ताकि उनकी कश्मीरी वूल के लिए वार्म अंडर कोट ऑन द नोन एज गोट, जिसका नाम पश्मीना है। टेक्सटाइल जो ये जो कपड़ा होता है इससे हाथ से बुना जाता है और पहली बार इसको कश्मीर में ही वूवन किया जाता है। जो वहाँ पे नोमैडिक पश्मीना हर्डर्स होते हैं वो वहाँ पे इतना टफ एनवायरनमेंट में रहते हैं, उन गोट्स को
पालते हैं और मेनली जो अपनी लाइवलीहुड के लिए पश्मीना प्रोडक्ट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। पहचान कार्ड फॉर आर्टिजन, अभी क्या हुआ है, ये इनिशिएटिव किसका, ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर अंडर किसके, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के, ताकि जो आधार लिंक आइडेंटिटी कार्ड हम दे सके किसको, हैंडीक्राफ्ट आर्टिसन को दे सके। पहचान कार्ड में क्या आएगा, हैंडीक्राफ्ट आर्टिसन की इन्फॉर्मेशन होगी, उनका नाम, उनका पता, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और क्राफ्ट मतलब कि किस क्राफ्ट में वो माहिर है वो सब लिखा होगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।